चुकता पूंजी और बकाया पूंजी हुई। अब इसके बाद आती है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी वह पूंजी जो स्थायी रूप से हमारे पास रहती है, कंपनी के पास रहती है, जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसे ही स्थायी पूंजी कहा जाता है। जैसे भवन है, जमीन है, बिल्डिंग है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनको स्थायी संपत्ति कहा जाता है। उसके बाद आती है चल पूंजी। चल पूंजी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, वो चल पूंजी जो हमने अपने व्यापार को चालू रखने के लिए, क्रय और विक्रय करने के लिए, माल खरीदने के लिए, माल बेचने में होने वाले खर्चों के लिए रखी हुई है, वो कहलाती है चल पूंजी। इसके बाद एक पूंजी और आती है, वो है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, चल पूंजी जो पूंजी है, चल पूंजी मान लीजिए हमने 1 करोड़ रखी हुई है, हमारे पास में 1 करोड़ है जिसमें से हम माल खरीदेंगे और बेचेंगे। अब हमने खरीदने के लिए 1 करोड़ रखी है, लेकिन हमें मान लीजिए हमने 50 लाख का माल खरीद लिया है, 50 लाख हमारे पास बची हुई है। जो बची हुई है वो कार्यशील पूंजी कहलाएगी, यानी कि चल पूंजी का वह हिस्सा जो चल दायित्वों के बाद में बचता है, वह कार्यशील पूंजी कहलाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, चल पूंजी, चल संपत्ति माइनस चल दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। इस पूंजी को, पूरी संपत्ति को हम समझने के लिए एक चार्ट बनाया गया है, जिसका चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारी पूंजी किस तरीके से है। ये है एक चार्ट जिसको मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि पूंजी किस तरीके से है, कितने प्रकार की है और कैसे है। आप इसके द्वारा समझ सकते हैं कि अधिकृत पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी में से फिर निर्गमित पूंजी कौन सी हुई, अनिर्गमित कौन सी हुई, प्रार्थिक कौन सी हुई, अप्रार्थिक कौन सी हुई, आवंटित कौन सी, अवांटित कौन सी, याचित, अयाचित जिसे संचित पूंजी भी कहते हैं, चुकता पूंजी, बकाया पूंजी, फिर स्थायी संपत्ति हो गई, फिर चल संपत्ति हो गई और फिर कार्यशील पूंजी हो गई। ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप अपने फीडबैक, आप अपने प्रश्न ग्रुप में डालें हैं, जिससे हम उनका समाधान कर सकते हैं।